नमस्कार दोस्तों, मैजिकल मैथ्स में मैं शरद ठाकुर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम CHSL का ही एग्ज़ाम 12 अप्रैल वाला, उसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। चलिए उसका पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, मैं कराता हूं आपको सीधे ही। देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ बेटा, इन हाउ मच टाइम प्रिंसिपल डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 12.5%। बिल्कुल यही क्वेश्चन आया हुआ, उसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो कितने समय में 12.5% ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, आप ये देखिए दुगनी होने का मतलब क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है, इस पर थोड़ा काम करेंगे। दुगनी होने का मतलब देखिए, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में चलूंगा। ठीक है, तो दुगनी होने का मतलब क्या होता है, 1 से 2, यानी 1 रुपया आपने लगाया तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 1 + 1 का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 रुपया तो आपके पास ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको समझना। आपने 1 करोड़ रुपया लगाया और 2 करोड़ बन गए, तो ब्याज तो आपको 1 करोड़ का ही मिला ना, 1 करोड़ तो आपका अपना ही था। मान लीजिए आपकी धनराशि, आपने 1 रुपया लगाया वो 3 करोड़ बन गए, 1 से 3 करोड़ बन गया, तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ, 1 + 2, ये 2 रुपीज़ का ही तो हुआ, 2 करोड़ का ही तो हुआ जो 1 पे लगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो दोगुने होने का मतलब 1 रुपये का ब्याज आया कितने पे, 1 पे, यानी कितने % होता है, 100%। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। तो हम पहला क्वेश्चन करते, यही क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो हमें अगर दुगना करना है तो ब्याज कितना चाहिए, 100%, है ना। दुगना करना है तो ब्याज कितना चाहिए, 100%। तो 12.5% को अगर मैं 8 से गुना करूं, 12.5% को अगर मैं 8 से गुना करूंगा, 12.5% को अगर मैं 8 से गुना करूंगा तो कितना आएगा बेटा, ये 100%। बस, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स। 8 ईयर ही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, नहीं तो इसको और समझते हैं। मान लीजिए पूछ लेता कि अगर यहां पे 10% लिख देता, मान लीजिए 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो मैं फिर क्या ढूंढता बेटा, 10% ब्याज है तो मुझे अगर कितना करना है, मान लीजिए, तो मुझे आंसर करना 10% ब्याज है तो मुझे दुगना करना है, डबल करना है, तो मुझे टाइम कितना चाहिए रहता है, 10 साल। 10 × 10 100 हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए क्या देता, दुगना करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता 20%। ठीक है, तो 20% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, 20% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगनी होना चाहती है, तो कितना समय लगेगा। तो हमें दुगना करना है तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 100% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 20 × 5 कितना आ जाएगा, 100%। समझ में आई ये बात या नहीं। ठीक है, चलिए इसी रेट पे अब और काम करता हूं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, सेम रेट पे डबल की जगह करता 3 टाइम्स कर लेता कि कितने समय में 12.5% ब्याज की दर से कोई धनराशि अपने से तिगुनी हो जाएगी। तो 1 से 3 गुना हो रहा है बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा काम का है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी इसकी वीडियो बनाई थी, अभी भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। कि कोई धनराशि अपने से 3 गुनी हो गई, तो बेटा जब अपने से 3 गुनी हो गई तो ब्याज आपको मिला होगा 2 का। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ब्याज कितना चाहिए, 2 रुपये का ब्याज 1 पे, यानी 2 करोड़ का ब्याज 1 पे, कितना % हो जाएगा, ये 200%। बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो 3 गुना होने के लिए ब्याज हमें कितना चाहिए, 200%। फॉर दैट 12.5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करते तो 100% आ जाता है, तो इसको हमें करना पड़ता 16 से, तो हमारा आ जाता 16 ईयर आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और इस पे और भी क्वेश्चन में आता है, मैं अभी वो बताना चाहूंगा, इसको स्किप नहीं करना चाहता। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है 5 साल में। अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 8 times ऑफ इटसेल्फ। वो अपने से 8 गुना कितने साल में बन जाएगी। ठीक है बच्चों,
तो कोई धनराशि अपने से 2 गुनी हो रही है 5 साल के अंदर, तो अपने से 8 गुना कितने साल के अंदर हो जाएगी। तो आप एक और तरीका देखिए, इसको ध्यान से समझिए। आपको पता है 1 से 2 होने का मतलब ब्याज कितने का मिल रहा है, ये 2 को हम कैसे लिखेंगे 1 + 1। तो ये 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 पे, तो 1 रुपये का ब्याज कितने साल में मिल रहा है 5 साल के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1 रुपये का ब्याज कितने साल के अंदर मिल रहा है 5 साल के अंदर। अब जब 1 से 8 करना है तो हमें ब्याज कितना चाहिए होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 + 7, तो 7 रुपये का ब्याज चाहिए। 1 रुपये का ब्याज आ रहा है 5 साल के अंदर, 7 रुपये का ब्याज कितने में आ जाएगा 7 × 5 कितना आ जाएगा 35 साल। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए। चलिए, नहीं तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो एक बनाई हुई है और भी बना दूंगा, उसको देखिएगा, ठीक है। और देखते हैं बेटा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए कितने प्यार से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से। चलिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 46,000 एट 20% रेट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में 20% ब्याज की दर से 2 साल में 46,000 रुपये कितना चक्रवर्ती ब्याज दे देंगे। ठीक है बच्चों, कितना चक्रवर्ती ब्याज दे देगा, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक तरीका है, आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, x + y + xy/100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा पूरा। ठीक है, तो आप x की वैल्यू 20, x और y की सेम वैल्यू होगी 20-20, तो आ जाएगा 44%। तो आपका आएगा 44% किसका 46 का, मतलब 46,000 का आपका 44% निकालना पड़ेगा। ये आपका आंसर दे देगा दोस्त। तो अगर हम इसका ds निकालें तो ds के टर्म में अगर हम देखना चाहें, देखिए 44 है, 2 जीरो तो इसकी उड़ जाएंगे, 100 से परसेंटेज की वजह से 2 जीरो उड़ जाएंगी, 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए जीरो के अलावा। तो या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। देखो ऐसे करना ध्यान से, ठीक है। उसके अलावा हमारा ds कितना आएगा, डिजिटल सम आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा, इसका ds कितना आ रहा है 8, इसका ds कितना आ रहा है 4 और 1 10, तो 8 एकम 8। तो जो भी आंसर होगा उसका ds कितना आना चाहिए 8। इन दोनों में से आंसर हो सकता था। अब देख लेते ds कितना, किसका 8 है। इसका ds देखिए 8 और 1 9 खत्म, इसका ds आ रहा है 6, तो ये तो 6, ये तो इसका ds 6 आ रहा है, देखिए 8 और 1 9 खत्म, और 4 और 2 6, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा हो सकता है, यही होना, इसकी मजबूरी है। वैसे देख लीजिए 2 और 2 4 और 4 8, इसका ds 8 आ रहा है। तो बेटा ये कलाकारी आनी चाहिए दोस्त, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट दोनों का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो जब किसी नंबर को हम 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। 11 एकम 11 करोगे तो ये कितना आएगा 92, 88 और फिर 4 बच जाएगा, ये 11 से भाग हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, जो आपको कन्वीनियंट लगे। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम लगाना मेरे लिए बड़ा आसान रहता है, तो मैं उसको हमेशा लगाता हूँ। तो ये आराम से क्वेश्चन हो गया बेटा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखो, ये आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ज्योमेट्री का, ठीक है बच्चों, इसको पढ़िए 1 सेकंड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हटा देता हूं 1 सेकंड। चलिए पढ़िए। In a triangle ABC, median AD is drawn and its median is divided into 4 equal parts by EFGH such that AE is equal to EF is equal to FG. What will be the ratio of triangle BFG to triangle ABC? ठीक है, चलिए तो अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा वाइट कर लेते हैं।
चलिए अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आप समझ में आएगा बेटर। ठीक है, अब देखिए बेटा एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, आप देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल आप बनाइए, अगर आपने मुझसे मीडियन पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक, इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स कौन से? EFGH। तो पहले आप मीडियन बना लीजिए, कि ये मीडियन बना ली मैंने AD, ठीक। अब AD की खासियत ये होगी कि ये इन दोनों को बराबर, मिड पॉइंट है ना, ये मीडियन है तो मिड पॉइंट पे काटेगा, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को बराबर भागों में काटेगा, तो ये भी बराबर है इसके। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसने जो 3 पॉइंट दिए हैं, एक E फिर F फिर G, ये बराबर भागों में बांटा हुआ है। A इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG और इज इक्वल टू GD, ठीक है। अब मेरे को बताइए सब एक 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 एक। बेटा एक बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया उसकी हाइट और बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। और आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां से ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करूं, उसने क्या पूछा है, फाइंड द व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFG टू द एरिया ट्रायंगल ABC। का ट्रायंगल का एरिया ABC से कितना होगा। चलिए अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, आपको पता है ना हाइट ऑफ किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाइट और बेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको B से यहां पे मिलाऊं, इसको यहां से मिलाऊं और इसको यहां से मिलाऊं, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ इन तीनों ट्रायंगल का एरिया, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल BDG, ट्रायंगल BDF और इस BFG। अच्छा ये तो BFG की बात कर रहा था, ये तो पूछ रहा है इस BFG के बारे में, BFG इस वाले ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको और शांति से बताता हूँ ये बात, वो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, BFG, इस वाले ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी मेरी बात सुनो, आप देखिए यहां से यहां तक उसकी हाइट इन सारे ट्रायंगल की सेम है, तो इसका बेस 1 है, तो मैं इसका एरिया 1 ही मान लेता हूं, 1 आ जाएगा इसका एरिया, ठीक। तो 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, क्योंकि सबका बेस सेम है, हाइट भी सेम है ना भाई, B से यहां तक की दूरी तो हाइट तो सबकी सेम ही है। तो एक इसका भी एरिया, एक इसका भी एक ही गया, तो इसका ट्रायंगल, इस वाले साइड के ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो इस साइड का भी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, ठीक है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया तो हो जाएगा 8 यूनिट, ये बात तो ध्यान रखिएगा। ABC का एरिया हो जाएगा 8 यूनिट और BFG का कितना हो जाएगा, 1। तो 1:8 इसका आंसर आएगा। देखिए बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक और तरीके से करके बताता हूं और दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। दोबारा बनाता हूं, एक और बात हम इसमें कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं बेटा, आप ट्रायंगल बनाएंगे, शेप से बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक। अभी देखते हैं जल्दी से, ये ट्रायंगल का मीडियन बनाया आपने, ठीक है। अब देखिए यहां पे कर रहा है, इक्वल पार्ट में काट रहा है, EF G और D, तो ये दिख नहीं रहा इक्वल, मैंने इक्वल है मान लीजिए, ठीक है। चलिए बराबर ही, अब रब करके बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, चलिए बना ही देता हूं, EF G और D। बेटा अब ये कलाकारी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये कह रहे हैं सब बराबर है, तो सबका बेस एक 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 इक्वल मान लेता हूं, अब जितना मानना उतना मान लो, 2 मान लो, जब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, A मान लीजिए, अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिलाऊं, BGF BGC, आप मेरे को बताओ यहां से देखो, अब एरिया इसका कितने, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये बेस ये भी बराबर है, ये बेस भी बराबर है, तो इसका एरिया डिपेंड कर देगा इसकी हाइट पे, BGC, ठीक है। तो BGC का एरिया हो गया 1 मान लेते हैं हम, 1 यूनिट ये हो गई, तो 1 यूनिट इधर ही मान लेते हैं, क्योंकि 1 1 ये बराबर है, तो 2 यूनिट हो गई, ठीक है। 1 इधर की इधर, और मान लीजिए अब मैं ऊपर वाले से इसको जोड़ रहा हूं, अब देखना ध्यान से, BFG, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा इस साइड 2 और इधर कितना हो जाएगा, मतलब 1 1 ये कितना हो जाएगा, इधर 2 था, ये कितना हो गया इधर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, अब बेस तो सेम है, हाइट बढ़ रही है तो हाइट के अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाएगा, हाइट कितनी होगी 2, तो ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा भैया, आप बोल सकते हो 2 और 2 4,
नहीं, पूरे का एरिया हो जाएगा, आप इस BFC ट्रायंगल का बोल सकते हो पूरे का 2, फिर इस तरीके से इसका भी जाओगे तो इसका कितना हो जाएगा भैया 3, और ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 4। तो 4 अगर इस साइड 4 इस साइड तो पूरे का एरिया हो जाएगा 8, और इस वाले का आप देखोगे तो ये 1 आएगा, BFG का बोल रहे हैं 1, तो ये बोल सकते हो 1:8। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस और हाइट पर डिपेंड करता है, बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या कह रहा था कि हमने ये दोनों बेस भी सेम है, ठीक है, तो अगर इसकी हाइट 1 है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 1 यूनिट मान लेता हूँ पूरे का। इस साइड का 1 है तो इस साइड का भी 1 हो जाएगा, सॉरी 1 और 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इस तरीके से फिर 8 हो जाएगा पूरा। चलिए, अब मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसमें। जब बेस मैं 1 बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं, हल्का सा मुझे डाउट लग रहा है। जब मैंने ये खींच दी और ये बराबर है G, ये F, ये E, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींच रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बताना चाह रहा बेटा, अगर जल्दबाजी में गलत हो गया तो फिर बड़ा मुझे गिल्टी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो ये हाइट के ऊपर तो डिपेंड कर जाएगी। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो इस ट्रायंगल का, हाँ इसका 1, तो इसका मैं 1 एरिया मान लेता हूँ पूरे का 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं खींचूंगा तो इस वाले ट्रायंगल का कितना एरिया माना जाएगा हमारा, 1 ये 1 ये 1, हाँ तो 2।